भारत माता की जय के साथ अब हम लोग आज शुरू करते हैं क्लास 10 झारखंड बोर्ड के वीवीआई क्वेश्चन का पार्ट 2। तो विद्यार्थी जी आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। ए है 3, बी 4, सी 1 और डी 5। अब यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है एक, y डैश x डैश 0। इसमें बताना है शून्यकों की संख्या क्या है। तो क्लास 10 में जब आप लोग पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि ये जो ग्राफ है x अक्ष को जितना बार काटेगा शून्यकों की संख्या उतना होगा। तो बस इसमें बस यही देख देना है 1 2 3 4 जहां पे होगा उसको टिक कर देना है। यानी कि x अक्ष को 1 2 3 4 बार ग्राफ काट रही है, यानी कि शून्यकों की संख्या 4 होगा। y अक्ष को कई बार काटेगा उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग जब भी बहुपद लिखते हैं तो लिखते हैं ax प्लस बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस तरह से बहुपद लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है x को केवल देखते हैं कि x एक्सिस को कितना बार काट रहा है। ऐसे ax प्लस by के बराबर 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे हमको शून्यकों की संख्या नहीं है। तो यहाँ पे है बहुपद, तो किसी भी बहुपद को जो है बहुपद को ax स्क्वायर bx प्लस c के रूप में लिखते हैं ax क्यूब प्लस b। तो अगर 3 गो रहेगा पावर 3 रहेगा तो उसका 3 गो शून्य का पावर 2 रहेगा तो 2 शून्य का। तो ये त्रिघात बहुपद का होगा, 4 घातीय बहुपद होगा। तो 4 घातीय बहुपद का इसमें शून्य पूछ रहा है। इसमें x अक्ष को 4 बार काट रहा है, x एक्सिस को 1 2 3 4। तो शून्यकों की संख्या कितना 4 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आगे देखते हैं हम लोग। द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यकों का योग निम्न में से चुने। क्वेश्चन ये है। ए नंबर में दिया है 6, बी 7, सी -7 और डी 12 यानी कि 12। इसमें जो है देखना है कि द्विघात बहुपद में x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 में शून्यकों का योग निम्न में से क्या होगा। तो हम लोग शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के योग ये सब पढ़े हैं। कैसे पढ़े बाबू कि अल्फा प्लस बीटा। यहाँ अल्फा बीटा क्या होता है बहुपद के शून्यक। अब ये स्क्वायर वाला है द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद में 2 गो शून्यक आएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं -b/a। अल्फा गुने बीटा अगर से गुणनफल का कहता तो अल्फा गुने बीटा बराबर क्या पढ़ते थे कि c/a। अब यहाँ ए बी सी क्या है तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। ये जो दिया हुआ है तो लोग x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसको हम लोग किससे तुलना कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। बाबू इतना लिखने का जरूरी नहीं है, तो लोग फटाक से आंसर मारेगा। अल्फा प्लस बीटा का रहा है शून्यकों का योग, तो -b यानी कि b हम लोग के यहाँ से देख के मिल गया a बराबर 1, b बराबर -7 और c बराबर 12। हमको जरूरी है ओनली फॉर b और a से, तो b इक्वल टू -7। इसमें माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस में माइनस से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा +7 और +7 और बटा 1। तो +7 बटा 1 तो 7 ही होगा। बस तुरंत हम लोग के 7 देखना है कि कौन में है, प्लस में 7 आंसर। तो इतना ज्यादा हम लोग के लिखने का भी जरूरी नहीं है, बस तुम लोग ऐसे ध्यान लगाओ कि ये -b
माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा कह दिया। जैसे कहा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस बी, यानी कि बी यहाँ है माइनस लगाओ, माइनस माइनस प्लस 7, 7 बटा ए, एक ए बराबर 1 है, यानी कि 7 बटा 1 यानी कि 7 होगा आंसर। इतना लिखने उठने का कोई जरूरी नहीं है, तुरंत देखो तुरंत मारो आंसर। जिसको ये याद है कि शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाई ए होता है, शून्यकों का गुणनफल माइनस सी बाई ए होता है, इसको टिक करने में कोई आंसर दिक्कत नहीं है। बस 1 सेकंड का काम है, इतना दिखना ही नहीं है ना बनाना है, बस माइनस बी बाई ए याद रखना चाहिए। तो इस तरह से शॉर्ट में बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इधर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण ax1 प्लस b1y a1x b1y a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा, का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, हम लोग पढ़े हैं उसको ध्यान में दो। जो दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ा होगा उसको पता होगा कि यह a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2, है ना। तब जो है उसका कोई हल नहीं होता है, यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 तो होगा, लेकिन c1 बटा c2 नहीं होगा। तो इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल होने का मतलब क्या है, ये दोनों जो दिया हुआ है रैखिक युग्म, वह जो समीकरण दिया हुआ है उसे जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो दोनों जो है समांतर हो जाएगा, एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं, और जब तक कटेगा नहीं तब तक उसका कोई हल होगा नहीं। तो जैसे ही समांतर होने का यही एक फॉर्मूला है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2, तो ये हो जाएगा रैखिक यानी कि समांतर रेखा। तो समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है। अगर ऐसे हो जाता कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2, तो एक हल होगा, केवल एक, ओनली वन हल। और अगर जो ये होता कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अगर सब बराबर होता तो अनिश्चित रूप से अनेक हल हो जाता, क्योंकि दोनों रेखा एक ही के ऊपर होता, समपाती रेखा हो जाता। तो हमको यहाँ कह रहा है कि कोई हल नहीं होगा, है ना। तो रैखिक युग्म कोण के लिए कोई हल नहीं होगा। इसमें दिया है कि क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, ए नंबर में ये दिया हुआ है, बी नंबर में ये दिया हुआ है, सी नंबर में ये दिया हुआ है, और डी नंबर में देखो बाबू दिया हुआ है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो ये तो किसी में होबे नहीं करता है ना। और होबो करता है तो ये a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो सीधे जानेंगे कि एक हल होगा। लेकिन हमको यहाँ बताना है कि इनमें से कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा उसके लिए ये सही है, यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 c1 बटा c2 नहीं होना चाहिए। तो ये तो केवल याद करने के ऊपर निर्भर है, याद है तो तुरंत टिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ढेरे बड़ा बड़ा लिखती है का सर, बी ऑप्शन पे 7 नंबर लिख दिए थे। हैं बी ऑप्शन बी था ना, उसको 7 नंबर में लिख दिए, मतलब बी के जगह पर 7 मिटा दिया। तो 7 तो है ही होगा। अरे 7 था ना, तो जैसे ए बी में 7 हुआ ना, 7 में 7 लिख दिए थे, मैंने बी नहीं लिखे थे, बी की जगह 7 लिख दिए थे। अच्छा हाँ, अच्छा देखा जाता है। अलग अलग करके बता दीजिए, जैसे उत्तर का घोष है ना, हाँ। संपाती और में हाँ। एक हल दुई हल, तो तीनों फार्मूला बता दीजिए, एक लाइन से मैंने शाखा शाखा लिख के ऊपर नीचे करके, तो साफा साफा दीपावली बना के। अच्छा, तो एक में देखा रहा था खिचड़ी में। अबरी से फिर से बताऊंगा उसका ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, छठा नंबर यहाँ तक आ रहा है ना, छठा।
समीकरण x माइनस वाई, यानी सुन लेटे सही, साफ साफ लिखते हैं। समीकरण x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं, के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। पहला नंबर दिया है समपाती होगा, दूसरा है समांतर, तीसरा है प्रतिच्छेदी और चौथा है लंबवत। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। तो दो गो रेखा है यहाँ A1, इसको मान के चलो कि इसे x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, इसको समीकरण 1 मानते हैं। इसको ले लेते हैं 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0, समीकरण 2 मानते हैं। अब एकरा कंपेयर करते हैं, a1x माइनस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसको कहेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। सब में प्लस से हम लोग कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तभी ना हमको पता चलेगा कि a1 बटा a2 क्या होगा, b1 बटा b2 क्या होगा, c1 बटा c2 क्या होगा। और ये तीनों का हम लोग जानते हैं कि समपाती कब होगा, समांतर कब होगा, प्रतिच्छेदी कब होगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ a1 बराबर क्या है 1, b1 बराबर क्या है बाबू -1, c1 बराबर क्या है 9। कहेगा कि सर आपको 1 कहाँ दिख रहा है, इसमें तो 1 लिखा ही हुआ नहीं है। तो सब में यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 1 रहता है। विद्यार्थी जी लोग अच्छा से देखिए, यहाँ 1 इंटू एक्स, तो इसको x ही लिखेंगे ना, इसके आगे 1 छिपा हुआ है। यहाँ 1 है तो ये -1 है, तो b बराबर -1, b1 इक्वल टू c बराबर 9। इसी तरह से इसमें देखिए a2 बराबर 3, b2 बराबर -2 और c2 बराबर 12। इतना लिखे की जरूरत नहीं है, तो लोग को समझाने के लिए लिख रहे हैं। जब हमको टिक करना है तो डायरेक्ट लिखेंगे फार्मूला में बैठा के, तो हम लोग डायरेक्ट इसमें चेक करेंगे a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 कौन कौन बराबर है, कौन कौन नहीं है। सब बराबर हो जाएगा समपाती। अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 तो प्रतिच्छेदी, और a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 तो समांतर, सीधा सा बात है। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। a1 1 बटा a2 3 बराबर b1 -1 -2 बराबर c1 9 12। तो यहीं पे काट देंगे बाबू, 1 बटा 3 और 1 बटा 2 बराबर नहीं है, तो यहीं पे बराबर नहीं आ जा रहा है, यानी कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। तो जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो ये प्रतिच्छेद ही होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। याद है, कहानी खत्म हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण युग्म, समीकरण युग्म, समीकरण युग्म 2x प्लस 6 बराबर 6 और 5x माइनस वाई बराबर 1 का हल है। इसका हल क्या होगा, समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 6 और 5x माइनस वाई बराबर 1 का हल क्या होगा, x और y का हल निकालना है। तो बाबू हम लोग जब दो चर रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे तो हम लोग कौन कौन विधि पढ़े थे, 2-3 विधि पढ़े होंगे, ठीक है। एक वो पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि, दूसरा पढ़े थे विलोपन विधि, चौथा पढ़े थे वज्र गुणनखंड विधि। अब तो वज्र गुणनखंड विधि शायद नहीं पढ़ना है, खत्म कर दिया है, हाँ ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 को पढ़ना है, 2x प्लस वाई बराबर 6 समीकरण 1 ले लिए, और ये लेते हैं 5x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण 2। इसको हम लोग क्या सा विलोपन विधि से भी बना सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हैं। तो हमको यहाँ x और y का मान निकालना है। चलो हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। किसे, प्रतिस्थापन
प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से निकालने के लिए हम समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। समीकरण पहला से, तो समीकरण पहला में क्या दिया है बाबू, 2x + y = 6। तो खाली y बराबर लिखेंगे तो कितना होगा 6, इन्हें प्लस में 2x है, इन्हें जाएगा तो माइनस में 2x। अब करना कुछ नहीं है, एकड़ में से निकालेंगे, समीकरण में से एक में से निकाल के समीकरण 2 में रख देंगे। जो समीकरण 2 में से निकलेगा ओकरा समीकरण 1 में रख देंगे। माने एकड़ में से ओकर में और ओकर में से ओकर में करना है, यानी कि दोनों में कर देना है। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन। प्रति माने प्रत्येक में से, स्थापना माने स्थापन करना, माने एक में से निकाल के दूसरा में स्थापन करो, दूसरा में से निकाल के फिर ओकरा तीसरा में स्थापन करो। तो देखो यहाँ क्या है, 2x + y = 6। तो खाली y बराबर निकाले तो कितना हो गया बाबू, 6 का 6, और इन्हें प्लस में 2x था, इन्हें जाएगा तो माइनस में 2x। अब इसका जो मान है इसको समीकरण 2 में रखेंगे। काहे रखेंगे समीकरण 2 में, काहे कि समीकरण 1 से निकाले हैं, तो समीकरण 1 से निकाले तो रखेंगे कितना में, समीकरण 2 में। तो रखो यहाँ लिखेंगे कि y = 6 - 2x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रख दो समीकरण 2 में। समीकरण 2 का लिखा हुआ है 5x - y = 1। अब बाबू y की जगह पर कितना रखना है, 6x - 2। y की जगह पर कितना, 6x - 2। तो रखो 5x माइनस रख देंगे, y की जगह पर रखना है 6 - 2x = 1। तो अब इसको ई माइनस से गुना करो, इसमें -6 माइनस प्लस 2x = 1। अभी 1 16 1 16, एक जात वाला को जात वाला से जोड़ दीजिए, तो जोड़िए इसको। अभी 6 इन्हें माइनस में है, एक उधर भेज दीजिए, 5x और 2x दोनों मिला के 7x = 1, और इन्हें माइनस में 6 था, इन्हें गया तो प्लस में 6। तो यानी कि 7x बराबर क्या हो गया बाबू, 7, और x बराबर लिखेंगे तो 7/7 काट देंगे, 7 एकम 7, x बराबर कितना आ गया 1, और x बराबर 1 आ गया। तो ये x के वैल्यू एक में रख दीजिए, क्योंकि y बराबर तो हम लोग निकाल के रखबे किए हैं। अब लिखिए यहाँ, अब y = 6 - 2x से, तो 6 - 2 गुने x के जगह पर कितना आया 1, तो 6 - 2 यानी कि 4। तो यानी कि x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 1 और y बराबर आ गया 4। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ जो x बराबर 1 और y बराबर 4 रहेगा उसमें टिक कर देंगे, हो गया आंसर। x बराबर 1 y बराबर 4। अब जो में रहे, a में रहे, b में रहे, तो इसके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार कौन सा नंबर होगा, तो देख लेते हैं। x बराबर 1 और y बराबर 4, इसमें b नंबर में दिया है, तो b को हम लोग टिक करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि ऑप्शन मिलवे करेगा, ऑप्शन तो कहीं भी रहेगा, a b c कहीं भी दिया हुआ रहेगा, x = 1 y = 4। इस प्रकार ये है, समीकरण को हल करते हैं। तो ये तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। रखने के रखेंगे वो रखने ही लिखल है, रखने ही पर लिखल है। जिसके 6 समीकरण ला करिया का पास ले जाओ, करिया का पास ले जाओ, ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला हेडिंग लचुमा का तीरे लगता अच्छा अभी से नहीं जाएगा, करिया का पास ले जाते नहीं, अभी चला लैपटॉप मत गिर जाइए यार, न तो चला भी मोबाइल में गिरले। क्या नंबर जी, 8वां नंबर, 8 नंबर है ये नहीं है एकरा में, ले चलिए
कोई बात नहीं है, हम 8 नंबर लिखेंगे, है ना। निम्न में कौन द्विघात समीकरण है? कौन द्विघात समीकरण है? समीकरण में से दीर्घिकार होता है जी, ये सब ध्यान देना पड़ेगा। समीकरण है तो ए नंबर दिया हुआ है x-3 का होल स्क्वायर बराबर x² - 7x + 5। बी में दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर x² - 5x + 7। सी में दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। और डी में दिया हुआ है कि x² + 4x + 1 बराबर x + 3 का होल क्यूब। चलिए इसमें हमको द्विघात समीकरण बताना है, कौन है। तो देखते द्विघात समीकरण हम लोग बता देंगे। कैसे बता देंगे कि जिसका अधिकतम घात 2 हो उसी को द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बाबू? ax² bx + c बराबर 0, या इतना हो लिखते हैं तो द्विघात समीकरण, समीकरण में बराबर 0 और द्विघात बहुपद खाली रहेगा तो बराबर 0 नहीं रहेगा, तो वो उसको बहुपद कहेंगे। समीकरण मैंने बराबर में कुछ दिया हुआ है, तो हमको यह कह रहा है कि द्विघात समीकरण क्या है, यानी कि x² + bx + c बराबर 0, यानी कि अधिकतम घात कितना होना चाहिए? घात बराबर 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो तो इधर स्क्वायर दिया है तो इन्हू x + 1 का स्क्वायर करेंगे तो x² + 2ab + b², ऐसे करेंगे तो x² काट देगा तो द्विघात समीकरण बचबे नहीं किया, x² खत्म हो गया, इन्हू से इन्हू से देखने के बाद तुरंत पता चल जाएगा कि कौन है। इसमें क्या है वो x² है और इन्हें x³ है तो यहाँ लिखेंगे a³ + b³ + 3a² b + 3ab², तो यहाँ पावर 3 आ जाएगा, अधिकतम घात 3 आ जाएगा, तो ये तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो डी नंबर भी खत्म, हमारा बी नंबर खत्म, डी नंबर खत्म। अब बच गया, इसको देखते हैं। इधर है x - 3 का होल स्क्वायर, इधर भी x² है, तो इधर वाला x² को इधर वाला x² कैंसिल कर देगा। कहेगा सर आप अपने अपने कह दे रहे कैंसिल कर देगा, कैसे करेगा? देखो x - 3 का होल स्क्वायर और रहेगा x² - 7x + 5, तो इसको तुम a - b के फॉर्म में तोड़ेगा जी, x² - 2ab और फिर b² बराबर x² - 7x और +5। देखो इन्हू प्लस में इन्हू प्लस में, x² बचा नहीं बचा, तो ये द्विघात समीकरण होबे नहीं करेगा। तो ये तो देखते पता चल रहा है कि इन्हू x² इन्हू x² खत्म, यहाँ भी x² यहाँ भी x² खत्म, ये तो पावर 3 वाला आ जाएगा, तो ऐसे ही द्विघात समीकरण नहीं है, बच गया ही, तो एक छोड़ के और दूसरा होबे नहीं करेगा। अब कहोगे सर कैसे होगा, इसको कैसे पता चल रहा है? तो x + 1 का होल स्क्वायर यहाँ करेंगे a² + 2ab + b², अब इन्हें स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो इसीलिए स्क्वायर वाला टर्म कटेगा नहीं, तो नेसेसरी यही द्विघात समीकरण हमारा होगा। करके देख लेते हैं इसको, जिसको नहीं आता होगा वो सीख लेगा। ऐसे तो फास्ट क्लास है ये, x - 3 a² + 2ab और +b² बराबर 2x - 3। अब साइड को एक साइड करो, x² + 2x + 1 - 2x + 3 बराबर 0, -2x + 2x वो तो 0 हो जाएगा, x² और +3 बराबर 0। देखो द्विघात समीकरण है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे कैसे लिख सकते हैं? x² प्लस में b के जगह पर क्या लिखेंगे? 0x और +3 बराबर 0, यानी कि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना रहेगा। सब कभी ऐसा भी पूछता है कि इसको इसके रूप में लिखिए, x² + bx + c के रूप में लिखिए, तो हमको उस समय ऐसे ही लिखना होगा x² bx + c के रूप में। तो यहाँ रूप में नहीं लिखना, खाली बताना है कि इसमें से कौन द्विघात समीकरण है, तो देख के आराम से बता देंगे जिससे आप लोगों को शुरू होता है। ठीक है, आगे x² + 7x + 6 बराबर 0 के मूल की प्रकृति, मूलों की प्रकृति है। पहला नंबर दिया है वास्तविक और समान। अब वास्तविक
तथा असमान। तीसरा नंबर में है खाली समान, और डी नंबर में वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। तो इसमें देखना है बाबू, सबसे पहले तो समझना है कि वास्तविक तथा समान, वास्तविक और समान क्या होता है। तो वास्तविक और समान ये होता है कि जितना रियल नंबर है, रियल मतलब का 1 2 3 4 माइनस में रूट में जितना है उसको इमेजिनरी छोड़ के, काल्पनिक संख्या छोड़ के जितना नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है सारा नंबर को वास्तविक संख्या कहते हैं। नंबर लाइन पर जितना सारा नंबर आ गया, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, दशमलव वाला हो, 1/2 हो, माइनस में हो, प्लस में हो, पूर्णांक में हो, सारा रियल नंबर आता है। रियल नंबर छोड़ के तब वास्तविक नंबर आता है, काल्पनिक नंबर। तो रियल नंबर को ही वास्तविक संख्या कहते हैं, उसको नामे है वास्तविक संख्या रेखा, पूरा नाम है वास्तविक संख्या रेखा, हम लोग तो केवल संख्या रेखा कह देते हैं। तो वास्तविक और समान माने दोनों वास्तविक होगा और समान होगा माने बराबर, और वास्तविक और असमान, वास्तविक तो होगा लेकिन दोनों वैल्यू अलग अलग आएगा, x का दुगो मान आएगा से अलग अलग आएगा। और समान खाली समान होगा, अरे भैया समान होगा तो वास्तविक ही होगा, है ना। और वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा मतलब काल्पनिक होगा। तो इसके लिए हम लोग एक विविक्तर निकाले थे। क्या विविक्तर? विविक्तर को हम लोग डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, डी, और वही डी बराबर जो है बाबू जानते हैं b² - 4ac। b² 4ac को ही हम लोग क्या कहते हैं? विविक्तर। ठीक है, अगर विविक्तर बड़ा होगा 0 से तो वास्तविक और असमान रूट होगा, अगर विविक्तर बराबर हो जाएगा 0 के तो वास्तविक और दोनों मूल बराबर होगा। और अगर b² - 4ac छोटा हो जाता है 0 से तो यहीं पे हो जाता है विद्यार्थी जी खेला। क्या हो जाता है? ये हो जाता है काल्पनिक। काल्पनिक, काल्पनिक माने इमेजिनरी। इमेजिनरी तो अभी पढ़ना नहीं है, तो इमेजिनरी तो तुम लोग का आएगा, तो यानी कि इसका इमेजिनरी रूट होगा। तो हम लोग अभी इस पर रख के देखेंगे कि इसका विविक्तर आ क्या रहा है। तो कहेगा कि सर b² 4a और c लानेंगे कहाँ से? तो ये का जो ऊपर दिया हुआ है बाबू तुम्हारा समीकरण, इस समीकरण से निकालेंगे। x² + 7x + 6 = 0। यहाँ देखो a = 1, b = 7 और c = 6 है। ABC मिल गया। चलिए ABC मिल गया तो अब इसमें रख के देखिए, b² यानी कि 7 के स्क्वायर करेंगे, माइनस तो -4 तो 4 लिख देंगे, a = 1 और c बराबर कितना? 6 करे तो 7 × 7 = 49 माइनस 6 × 4 = 24। घटाओ यहाँ कितना होगा? 9 में से 4 गया 5, यहाँ बच गया 4, 4 में से 2 गया 2, 25। देखो तो बाबू 0 से बढ़न है कि नहीं? 25 0 से बड़ा है, यानी कि इसका जो है असमान और वास्तविक मूल होगा। हो गया, शुरुए वाला में हम लोग कहानी ठीक हो गया। अगर ये बराबर आ जाता 0 के तो वास्तविक और समान होता, और अगर जो छोटा हो जाता 0 से तो वास्तविक नहीं होता। हो गया, मिटा देते हैं। चलिए, हम लोग के केवल टिक करना था, टिक हो गया। तो ये सब हम लोग के जो है विविक्तर का फॉर्मूला याद रखना है। विविक्तर है, विविक्तर देख लीजिए ना, विविक्तर काज नहीं छोड़ दिया हमसे हो। 10वां नंबर, द्विघात समीकरण के यदि द्विघात समीकरण x² - 4x + k = 0 का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात किया है। k का मान ज्ञात करें या k का मान होगा। ऑप्शन में दिया है 3, फिर 3 दे दिया है जी, 2,
सी में दे दिया 4, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कभी कभी एक ही ऑप्शन को 2 बार रिपीट कर देता है, इसमें ए में भी 3 दिया है, बी में 3 दिया है, लेकिन हम 2 ले लिए हैं। चलिए देखते हैं कि के का मान एक्चुअली होगा क्या। तो अभी हम लोग तुरंत विविक्तर पढ़े थे बाबू कि अगर जिसका मूल का वैल्यू यानी कि मान समान होगा तो उसका हो जाएगा b² माइनस 4ac बराबर 0। विविक्तर, तो विविक्तर है डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट बोलो, हिंदी बोलने में थोड़ा सा ज्यादा तकलीफ है। तो डिस्क्रिमिनांट यानी कि b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b² माइनस 4ac, तो यहाँ देखेंगे b कितना है -4 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर कितना है 1 और सी के जगह पर कितना है के, तो के लिख लेंगे 0। 4 चौका 16, माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस, यहाँ लिख देंगे 16 माइनस 4k बराबर 0। अब -4 के बराबर हो जाएगा 0। अब ये क्या है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 0 -16, तो -16 नहीं होगा जी, के बराबर -16 बटा -4, काट देंगे, ये कट गया, 4 चौका 16, यानी कि सी नंबर हमारा के का मान होगा। तो इस तरह से हम लोग विविक्तर और द्विघात समीकरण का हल हो गया।